नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गढ़ी कैंट देहरादून में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। रक्षाबंधन कार्यक्रम में भारी संख्या में जहां स्थानीय बहनें सीएम के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाने पहुंची, तो वहीं कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने कई प्रस्तुतियां पेश की। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुझे रास्ते में एक बात कह रहे थे जब मैं आज दिन में जब आपके पास था। अभी मुख्यमंत्री जी मुझसे कह रहे थे, गणेश जी मैं आपकी ड्यूटी कहीं बाहर लगा दूं। मैंने जब भी आपने मुझसे कहा, मैंने कभी मना तो नहीं किया है। अब फिर चुनाव आने वाला है, 27 साल है, बहुत नजीक है। मुख्यमंत्री जी मुझे बाहर भेज देंगे, कहेंगे वहां जाओ मोदी जी की रैली कराओ, कहीं कहेंगे सैनिकों के कार्यक्रम करो, तो उनको हाँ कह दो, जहां भेजोगे मैं जाऊंगा। तो यहां आप लोग संभाल लोगे? जरा हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े करके बताओ। इधर हाथ खड़े नहीं हो रहे, कोई शक है किसी को? जिसके हाथ में दर्द वो नहीं करेगा, बाकी सब खड़ा करेंगे। जरा दोनों हाथ खड़े करो। तो सीएम साहब, मैं अपनी बहनों के दम पे आपसे बोल रहा हूं, मुझे आप जहां भेजोगे आपका सिपाही जाएगा। यहां की चिंता मेरी हजारों बहनें कर लेंगी, यहां कुछ होने वाला नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डबल वोटर विवाद अब संवैधानिक टकराव की ओर बढ़ता जा रहा है। ये अलग बात है कि चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन सवाल आज भी वहीं पर है। डबल वोटर विवाद में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक बार याचिका लगाई है, जिसमें कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से पहले डबल वोटर मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शक्ति बर्तवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 11 जुलाई को आदेश दिया था कि जिन प्रत्याशियों के नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई के अपने पुराने पत्र को रद्द नहीं किया, जबकि कोर्ट ने इस पत्र पर रोक लगाई थी। लेकिन आयोग ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिससे कई ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ गए जिनके नाम 2 जगह दर्ज है। देखिए, माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमारे 11 जुलाई को एक फैसला आया था, और जिस फैसले में माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने एक साफ कहा था कि एक से अधिक स्थानों पर जो मतदाता सूची में जिनके नाम है, ऐसे प्रत्याशियों की स्क्रूटनी की जाए और वो चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते। चूंकि पंचायती राज एक्ट साफ साफ ये कहता है कि एक समय में एक ही जगह पंजीकरण की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही से, राज्य निर्वाचन आयोग को माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने 6 जुलाई के उस पत्र को खारिज नहीं किया, जिस पत्र पर माननीय हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया था, जिसके संबंध में वर्तमान में ऐसे कई प्रत्याशियों का अपचयन हो चुका है जो एक से अधिक मतदाता सूची में जिनका नाम है। हमने माननीय हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल कर दी है, और माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमने ये कहा है कि जो 11 जुलाई का फैसला था, उस फैसले की कंप्लायंस आज तिथि तक माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं की है। यानी कि सीधे सीधे तरीके से दो संवैधानिक संस्थाओं का एक टकराव है। एक माननीय हाईकोर्ट का एक वो फैसला जो संवैधानिक रूप से और पंचायती राज एक्ट के तहत दिया गया निर्णय है, उस निर्णय को राज्य निर्वाचन आयोग का न मानना सीधे सीधे ये दर्शाता है कि संवैधानिक संकट राज्य में है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से फैसला न मानना कि संख्या प्रत्याशियों की अधिक हो सकती है, ये सैद्धांतिक रूप से और न्यायिक तंत्र की अवहेलना है। अब उन्होंने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका में सिर्फ निर्वाचन आयोग ही नहीं, बल्कि संबंधित जिलाधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है। शक्ति बर्तवाल का कहना है कि ये सीधे सीधे न्यायपालिका की अवहेलना और संविधान की अवमानना है। उनका कहना है कि 14 जुलाई को आयोग की पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है, इसीलिए अब आयोग के पास कोर्ट के 11 जुलाई के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी गलत कृत्य के लिए एक प्रक्रिया अगर बाधित होती है तो उस प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान सर्वोपरि है, न्याय सिद्धांत सर्वोपरि है। हमने पुनर्विचार याचिका जब राज्य निर्वाचन आयोग की खारिज हो गई थी 14 जुलाई को, उसी दिन
राज्य निर्वाचन आयोग के पास सारे विकल्प खत्म हो गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के पास न तो अब पुनर्विचार याचिका का विकल्प बचा हुआ है और न ही डबल बेंच का फैसला बचा हुआ है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के पास एक और एकमात्र जो डिसीजन अब करना है वो 11 जुलाई को जो फैसला माननीय हाईकोर्ट ने किया था उस फैसले को लागू करवाना था, जिसे लागू कराने में राज्य निर्वाचन आयोग विफल रहा है। अवमानना याचिका में हम चले गए हैं। न सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाया है, संबंधित जिला अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी को भी पार्टी बनाया है कि कैसे संवैधानिक प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसको कंटेम्प में हम लेकर आ रहे हैं। शक्ति बर्तवाल ने बताया कि उनके अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई मंगलवार को संभावित है। वो सोमवार को सभी आवश्यक दस्तावेज अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को 550 से अधिक नामों की सूची निर्वाचन आयोग को सौंपी गई थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बर्तवाल की याचिका में 45 ऐसे प्रत्याशी शामिल हैं जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं और इनमें से कई चुनाव जीत भी चुके हैं। उनका कहना है कि ये किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई है। इस मामले पर भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि ये विषय फिलहाल न्यायालय के अधीन है, इसलिए अंतिम निर्णय अदालत ही लेगी। उन्होंने कहा कि पंचायती व्यवस्था को जानने वाले लोग अपनी अपनी समझ से इसे देख रहे हैं और पक्षकार भी अपने अपने तरीके से पक्ष रख रहे हैं। गैरोले ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस मामले में कोई बहुत बड़ी जटिलता है। नहीं, देखिए, सारा विषय न्यायालय के अधीन है, माननीय कोर्ट के अधीन है और पंचायत एक्ट को जानने और समझने वाले इसकी अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कानून के पक्षकार जो हैं इसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आएगी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले भी विपक्ष सहित कई लोग सवाल उठा रहे थे और अब जब चुनाव खत्म हो गया है तब भी सवाल उठ रहे हैं। अब दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट का क्या निर्णय होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आरोपों की राजनीति भी जोरों से है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी पर तंज कसा है। मौजूद हैं सर, पंचायत के रिजल्ट आ गए, किस रूप में आप उस रिजल्ट को देख भी रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, उधर कांग्रेस भी कह रही है कि अच्छा रहा। भाजपा वालों से एक बात पूछो ना कि आपने ऐसा अच्छा प्रदर्शन किया, आपके प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके लीडर्स, उनके सब सगे अड़ोसी पड़ोसी, चाहने वाले, सब रिश्तेदार नातेदार, जिनको भी उम्मीदवार बनाया, जनता ने सबको हरा दिया। यही चाहत है, यही जीत है भाजपा की। जब पूछिए ना, और बहुमत किसके पास है, देहरादून में देख लो ना। प्रीतम सिंह के घर में इस समय जीते हुए 18 विधायक, 18 जिला पंचायत के सदस्य बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि साहब ये क्या हुआ। और आपने आरक्षण को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके एक नौजवान को, होनहार नौजवान को, जो जिला पंचायत को हो सकता है नया स्वरूप देता, नई बातें करता है, नई उम्र के साथ नई दिशा देने का काम करता है, उसको वंचित कर दिया। यही तुम्हारे सत्ता की उपलब्धि है। और जनता ने भाजपा को नकारा है। पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर निर्दलीय, तीसरे नंबर पर भाजपा। निर्दलियों में आधे कांग्रेस के दलीय, आधे से ज़्यादा कांग्रेस दलीय है। हरीश रावत जी खुश नजर आ रहे हैं इस चुनाव से? हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर पहली बार उत्तराखंड की जनता ने 2014 के बाद अपने सवालों को वोट दिया है। लोगों ने अपने सवालों पर 2014 के बाद कभी वोट ही नहीं दिया। 2017 में नहीं दिया, 18 में नहीं दिया, 19 में नहीं दिया, 22 में नहीं दिया, तो इसलिए, और 24 में नहीं दिया। तो ये पहली बार जनता ने महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी, दूसरे इन सवालों पर वोट किया है।
तो जनता ने अपने सवालों पर वोट करके ग्रामीण उत्तराखंड ने भाजपा को नकारा है, इसलिए हरीश रावत खुश है। आपने भी कई यात्राएं निकाली, क्या उसका भी फल मान रहे हैं आप? क्योंकि हर मोर्चे पे आप लोगों ने संभाला और यात्राएं निकाल करके लोगों को जागरूक किया। मेरी तरफ से एक वार्म अप एक्सरसाइज थी, असली काम तो हमारे नेतागणों ने किया। वो चैंपियनों के चैंपियन हैं। मैंने कुछ चैंपियनों के चैंपियनों का उल्लेख किया था ना, प्रीतम सिंह, यशपाल, कुंजवाल, सबका जिक्र किया था। तो ये जो जिन लोगों ने जिताए हैं जगह जगह लोग जो है, दे आर आवर चैंपियन ऑफ चैंपियन है। मैं तो खाली एक वार्म अप एक्सरसाइज जो है, मेरे भी घुटने उठने जाम हो रहे थे कुछ दिनों से, इसलिए 3-3.5 महीने सब जगह चक्कर लगा लिए जो है। तो भाजपा के तो बड़े दिग्गज नेता थे, विधायक, जो कि परिवार वालों को ही नहीं जिता पाए। उस पर आप क्या कुछ ट्विस्ट देख रहे हैं कि परिवार हार गए हैं? मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, भाजपा एज ए होल पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि ये जनता ने जो रिजेक्शन किया है वो बिल्कुल बोल रहा है। उनके रिश्तेदार, नातेदार, खाशम खास, दूसरे दस्तूरदार जो हारे हैं उनके उसको लेकर। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी कुछ लोगों के हारे होंगे, लेकिन सत्ता के लोग हैं आप, और सत्ता के अहंकार के साथ लड़ रहे हो, और एक नहीं लड़ रहे हैं, दर्जनों दर्जन हारे हैं भाजपा के। भाजपा जिला पंचायत हार गई, इसकी गणना तो केवल जो है आप इनके विधायकों, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों के रिश्तेदार जो चुनाव लड़े हैं उनके हार का अंदाज लगा लीजिए, उसी से आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड में कितनी जगह भाजपा जीती है। तो ये क्लियर है, साफ है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्यों ऐसे दर्शाया जा रहा है कि जीत बीजेपी की हुई है? भाजपा इस खेल में माहिर है ना, इसीलिए तो धामी जी ने कालनेमी तो इन्हीं का भाई है ना। भाजपा ही तो कालनेमी है, भेष बदलने में माहिर है, छलने में माहिर है। तो ये इस समय मीडिया का सहारा लेकर के ये प्रोजेक्शन दिया जा रहा है, हम जीते हैं, ताकि सत्ता का सहारा लेकर के अपहरण कर दिया जाए। पंचायती राज में जो जनता का मैंडेट है उसके अपहरण की साजिश है। तो जो लोग गलत दे रहे हैं इनका कि भाजपा के पास ज़्यादा संख्या है, वो लोग जो है इनकी इस साजिश में, पंचायती राज के अपहरण में साझीदार बन रहे हैं। जी धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। हरीश रावत जी हमारे साथ है, जो कि पंचायत चुनाव पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हरिद्वार के लक्सर में परिवहन निगम ने यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए बस अड्डा का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन सुविधाएं नहीं होने से यात्रियों को अभी भी परेशानी हो रही है। हरिद्वार के लक्सर नगर में परिवहन विभाग का बस अड्डा बने हुए 4 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को इसका कोई ठोस लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। बस अड्डा बन जाने के बाद भी नए रूटों पर सरकारी बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया है। फिलहाल केवल लक्सर हरिद्वार रूट पर पहले की तरह अनुबंधित बसें ही चलाई जा रही है, जबकि लोगों को लक्सर रुड़की, लक्सर खानपुर, पुरकासी, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे रूटों पर भी बस सेवा की उम्मीद थी। देखिए, लक्सर जो है एक राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है, और परिवहन निगमों की बसेस जो है मुख्यतः राष्ट्रीयकृत मार्गों के लिए ही अनुमान्य होती है। लक्सर के लिए हमारे हरिद्वार बस स्टेशन से और देहरादून से सीधी भी सेवाएं उपलब्ध है, जो लोकल है, जो हरिद्वार और लक्सर बस अड्डे को जोड़ती है, यानी कि लक्सर को अपने केंद्र हरिद्वार से जोड़ती है, जहाँ पे हर तरह की बस उपलब्ध होती है। हरिद्वार परिवहन निगम के एआरएम विशाल चंद्रा ने बताया कि 2 राज्यों के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए आपसी सहमति की लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। निगम के पास इस समय बसों की संख्या सीमित है, जिसके चलते नए रूटों पर संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब निगम के पास नई बसें आएंगी तो लक्सर से अतिरिक्त रूटों पर संचालन के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा। राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है, उसके लिए अनुमति वाहन है और अन्य राज्यों की अनुमति भी देनी पड़ेगी। उसके अलावा लक्सर में उस तरह का जनघनत्व नहीं है कि वहाँ पे लंबी दूरी की बहुत सारी वाहनें चलाई जा सके। लक्सर का जो मुख्य पैसेंजर है वो लोकल मार्गों का ही है, और उतनी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उतनी गाड़ियाँ चलाई जा रही है। नगर पालिका की तरफ से शिव चौक क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद बस अड्डे का निर्माण करवाया गया था, जिसमें तत्कालीन विधायक की भूमिका भी अहम रही, लेकिन 4 साल बाद भी यात्री सुविधाएं ना के बराबर है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि बालावाली होकर उत्तर प्रदेश के कई शहर जैसे नजीमाबाद, बिजनौर और मुरादाबाद तक भारी यातायात होता है। गंगा नदी पर यूपी सरकार की तरफ से पुल भी बन चुका है। ऐसे में लक्सर से यूपी की तरफ सीधी बस सेवा बेहद लाभदायक हो सकती है। मतलब मांग कर रहे हैं कि मतलब जैसे यात्री हैं जिनके लिए ट्रेन मतलब नई सुविधा मिल पाती है, तो कम से कम बस की सुविधा होनी चाहिए, ताकि मतलब यहाँ से कोई यात्री परेशान ना हो और अपना बस से अपना स्वस्थ स्थान पर पहुँच पाए। 4 साल पहले बना लक्सर बस अड्डा फिलहाल केवल एक ढांचा बनकर रह गया है। सुविधाओं और नए रूटों की प्रतीक्षा में यात्री आज भी पुराने हालातों से जूझ रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर में सड़क से लेकर गली मोहल्ले तक पानी भर गया है और लोग जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में बारिश उधम सिंह नगर के बाजपुर के लोगों के लिए एक बार फिर आफत बनकर सामने आ रही है, जहां बारिश के पानी से लेवड़ा नदी उफान पर पहुंच गई है। नदी के पानी से नैनीताल रोड के साथ ही वार्ड नंबर 13 समेत अन्य क्षेत्र में जल भराव हो गया है। नैनीताल मार्ग पर जल भराव से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है, तो वहीं लोगों के घरों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बार भाई साहब प्रशासन ने हमें डुबाने का पूरा प्लान बनाया है। लेवड़ा के दोनों साइड से बंदे बना दिए, हमारा एरिया पूरा छोड़ दिया है। पानी का कटाव पीछे कहीं भी नहीं है, सारा पानी इधर ही बह के आ रहा। हर किसी के घर में 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ है इस समय। ना प्रशासन देखने आ रहा है ना कुछ। प्रशासन देखने आ रहा है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा के चले जा रहे हैं। नहीं, इस बार यहाँ पर ज्यादा पानी, इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना है कि जो लेवड़ा के पीछे से जो पिचिंग होती हुई आई है, पिचिंग कह रहा हूँ मतलब साइडों से इन्होंने बंदा बनाया है, वो बंदा पूरी लेवड़ा बना दिया है। पहले क्या होता था, बंदे नहीं थे तो पानी इधर उधर भागता था, शहर में भागता था, इधर भागता था, तो लेवल रहता था। इस बार चारों तरफ से बना हुआ है, जब नाले के दोनों साइड से चीजें घिर जाएंगी, उसके बाद सारा पानी जो है लेवड़ा के छोड़ देगा। लेवड़ा नदी की समस्या बाजपुर के लोगों के लिए कई सालों पुरानी है, जिसे दूर करने के लिए कई धुरंधरों ने जनता के सामने दिखावे किए, लेकिन मजाल है कि कोई नेता जनता को बाढ़ की समस्या से निजात दिला पाया। बाढ़ पीड़ितों को थोड़ा बहुत मुआवजा देकर लोगों में पनप रहे गुस्से को शांत करने का काम कर दिया जाता है, जिससे लोग बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की मांग करना भूल जाते हैं और फिर अगले साल बाढ़ आती है और लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ता है। जैसे कि हमें सूचना प्राप्त हुई, प्रातःकाल में आज 6-6:30 बजे के आसपास सूचना हमें प्राप्त होने लगी थी। हमारे राजस्व कर्मचारी भी वहाँ मौके पर पहुँचने लगे थे और जैसे ही सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से राज्य सरकार को मिली तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल मुझे भी मौके पर जाने के निर्देश दिए और मैं भी मौके पर आया। जैसा कि मैंने वहाँ पर देखा कि जो बेरिया नदी का पुल है, वहाँ से पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा, उसके आगे जगह जगह से जोड़ा नदी का पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा है और इंदिरा कॉलोनी में लगभग 1 फीट से लेकर के 2.5-3 फीट तक पानी गया है। जो मकान की प्लिंथ ज़्यादा नीचे थी उनमें पानी ज़्यादा घुसा है, मलबा भी घुसा हुआ है। जिनकी प्लिंथ ऊपर थी वो 2-4-10 मकान थोड़ा राहत की स्थिति में थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लेकिन आज भी इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया, जिसका नतीजा है कि कई बार बाजपुर में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। इधर एडीएम का कहना है कि सिंचाई विभाग ने जो इस बार काम किया था, उसका फायदा यह हुआ कि बाजपुर बाजार में पानी नहीं घुसा, लेकिन जहां काम नहीं हुआ वहां पानी भरा है। निर्देश दिए गए हैं कि नदी की गहराई जहां बढ़ाई जानी है वहां काम किया जाए। तत्काल सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि पानी उतरते उसकी सफाई हो जाए, उनको फूड मिल जाए, फूड पैकेट मिल जाए और उनकी जो राहत सामग्री यानी राहत वितरण की जानी है वो भी तत्परता से बढ़ जाए। इसके साथ साथ अभी हमारे सिंचाई विभाग के लोग हमारे साथ बैठे हैं। सिंचाई विभाग ने जो इस बार काम किया था उसका एक बड़ा राहत तो ये मिला है कि बाजपुर बाजार में पानी नहीं घुसा है, अपस्ट्रीम में पानी नहीं घुसा है, लेकिन बेरिया नदी के नीचे जो जहाँ काम नहीं हो पाया था वहाँ पर इंदिरा कॉलोनी था वो ज़्यादा प्रभावित हुआ, चक्कर पर प्रभावित हुआ है। अभी उसमें काम होना बाकी है और मैंने अभी अपेक्षा करी है, निर्देश दिए हैं सिंचाई विभाग को, जैसे पानी उतरता है तो नदी की गहराई जहाँ पर बढ़ाई जानी है उसको तत्काल उसमें काम करेंगे। इसके साथ साथ इंदिरा कॉलोनी के किनारे किनारे शंड बैग गनी बैग के माध्यम से 2-3 लेयर की ऊंचाई उसको बढ़ा दी है, ताकि अगर भविष्य में भी इस बरसात में भी अगर पानी उसमें बढ़ता है तो कम से कम इंदिरा कॉलोनी में पानी न जाने पाए।
एडीएम की अलग दलीलें हैं और स्थानीय लोगों का कहना है और नदी किनारे कुछ जगहों पर तटबंध बना दिए गए, लेकिन इंदिरा कॉलोनी की तरफ छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पानी भर गया है और जिम्मेदार विभाग के अधिकारी समस्याओं पर अब सफाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डबल वोटर विवाद अब संवैधानिक टकराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शक्ति बर्तवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 11 जुलाई को आदेश दिया था कि जिन प्रत्याशियों के नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में है उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। शक्ति बर्तवाल का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई के अपने पुराने पत्र को रद्द नहीं किया। कोर्ट ने इस पत्र पर रोक लगाई थी, लेकिन आयोग ने आदेश की अनुपालना नहीं की है, जिससे कई ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ गए हैं जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं। शक्ति बर्तवाल ने बताया कि उनके अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई मंगलवार को संभावित है। वो सोमवार को सभी आवश्यक दस्तावेज अदालत में पेश करेंगे। वहीं इस मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि ये विषय फिलहाल न्यायालय में अधीन है, इसीलिए अंतिम निर्णय अदालत ही लेगी। देखिए, माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमारे 11 जुलाई को एक फैसला आया था और जिस फैसले में माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने एक साफ कहा था कि एक से अधिक स्थानों पर जो मतदाता सूची में जिनके नाम है, ऐसे प्रत्याशियों की स्क्रूटनी की जाए और वो चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते। चूंकि पंचायती राज एक्ट साफ साफ ये कहता है कि एक समय में एक ही जगह पंजीकरण की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही से, राज्य निर्वाचन आयोग को माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने 6 जुलाई के उस पत्र को खारिज नहीं किया, जिस पत्र पर माननीय हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया था, जिसके संबंध में वर्तमान में ऐसे कई प्रत्याशियों का अपचयन हो चुका है जो एक से अधिक मतदाता सूची में जिनका नाम है। हमने माननीय हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल कर दी है और माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमने ये कहा है कि जो 11 जुलाई का फैसला था, उस फैसले की कंप्लाइंस आज तिथि तक माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं की है। नहीं, देखिए, सारा विषय न्यायालय के अधीन है, माननीय कोर्ट के अधीन है और पंचायत एक्ट को जानने और समझने वाले इसकी अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कानून के पक्षकार जो है इसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।